तो प्रोडक्ट व्यापार चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक है और सेफ है। आज का हमारा गोल रहेगा ये समझना, क्या इन्फोसिस आज की तारीख में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सही है। इस वीडियो से हम ये जानेंगे कि इन्फोसिस का बिजनेस क्या है, इन्फोसिस ने 2020 में क्या किया और आगे क्या प्लान है, इस कंपनी को कौन चला रहा है, इसके इन्वेस्टर्स कौन है, इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और क्यों ये कंपनी अपने स्टॉक हिस्ट्री के लिए फेमस है। चलो शुरू करते हैं। इन्फोसिस 7 इंजीनियर्स ने स्टार्ट किया था 1981 में पुणे में। एनआर नारायण मूर्ति ने इसे लीड किया था। ये कंपनी के सीईओ रहे हैं 1981 से 2002 तक। आज आईटी सर्विस सेक्टर में काफ़ी लोगों की इंस्पिरेशन है नारायण मूर्ति। इन्फोसिस कंपनी 1993 में पब्लिक हुई थी। बिजनेस के बारे में जानते हैं। आईटी सेक्टर दो भागों में बटा हुआ है। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कहलाती है और एक सर्विस बेस्ड कंपनीज कहलाती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इंटेल, सिस्को, ये सारी कंपनीज आती है। और सर्विसेज सेक्टर में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निजेंट, ये सब आती है। उदाहरण, विंडोज एंड्रॉयड एक प्रोडक्ट है, आपके लैपटॉप फ़ोन को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है, हम उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरी तरफ इन्फोसिस अपने क्लाइंट्स के लिए आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये सवाल उठता है कि क्या कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बेस या सर्विस बेस होती है? जी नहीं, क्योंकि दोनों के कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। आज काफ़ी सारी कंपनीज दोनों प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड है। प्रोडक्ट का फ़ायदा ये है कि आपका प्रोडक्ट बनाओ और उसके मल्टीपल कॉपीज बेचो। जैसे विंडोज़ एक बार बनाया और आज करोड़ों लोग उसे खरीदते हैं। प्रोडक्ट में कंपटीशन कम होता है, वो इसलिए है क्योंकि सिर्फ अच्छा टिकता है। गूगल जैसे काफ़ी सर्च इंजन्स थे पहले 2000 की टाइम पे, पर आज हम सर्च इंजन को ही गूगल कहते हैं। सर्विस बेस का फ़ायदा ये है कि आपको कंटिन्यूसली पैसे आते रहेगा जब तक आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आप प्रोडक्ट को एक बार बेच सकते हो, लेकिन आप सर्विस बार बार दे सकते हो। प्रोडक्ट का नुकसान ये है कि आपका R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको नए प्रोडक्ट्स बनाते रहना है और उसी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते रहना है। सर्विस का नुकसान यह है कि आपको कंपटीशन को फेस करना है, और क्योंकि कंपटीशन है तो आपको टैलेंट भी रिटेन करना है। टैलेंट आसानी से स्विच कर सकता है कंपनीज के बीच में, तो ये एक बड़ा चैलेंज रहता है कंपनी के लिए। चलिए बढ़ते हैं इन्फोसिस के बिजनेस पे। इन्फोसिस एक B2B कंपनी है। वो अपने क्लाइंट्स या एंटरप्राइजेस को आईटी सर्विसेज देती है। जैसे बैंक को अपना बैंकिंग का काम संभालना है, तो वो अपना आईटी का काम किसी थर्ड पार्टी को देना चाहेगी। आज इन्फोसिस के तकरीबन 2.5 लाख एम्प्लॉयज है और कंपनी के 46 कंट्रीज में 1000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। अगर आप रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो कंपनी का 61% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है, दैट इज अमेरिका और कनाडा से। क्या कारण है इसका? मानो कि आप एक यूएस की बैंक है और आपको आईटी के लिए एक इंसान हायर करना है। उस इंसान को आपको $70,000 देना पड़ेगा और उसका बाकी खर्चा उठाना पड़ेगा। इंडिया में ये 50 लाख के करीब होता है। अगर वही काम कोई थर्ड पार्टी सस्ते दाम में उसी क्वालिटी का काम दे सकती है, तो आप बताएं मैं इन्फोसिस को क्यों ना चुनूं। तो ये दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशंस है। इसलिए काफ़ी अमेरिकन कंपनीज अपनी आईटी सर्विसेज इन्फोसिस जैसे कंपनीज को प्रोवाइड करती है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप,
बाकी देशों को मिला के अराउंड पूरा बिजनेस इनका इन्हीं देशों से जुड़ा हुआ है। इंडिया का बिजनेस सिर्फ 2.5% बनता है। अब देखते हैं कि इनका जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिजनेस में कैसे बटा हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर आप चार्ट देखेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज और रिटेल सेक्टर तकरीबन उनका 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। बाकी जो बिजनेस एरियाज है वो है कम्युनिकेशन, मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, हाईटेक। कुछ कस्टमर्स देख लेते हैं, कोई इनके एंटरप्राइज कस्टमर्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, एचएसबीसी, ये इनके कस्टमर्स है। हेल्थ केयर में नोवार्टिस, जो बहुत बड़ी हेल्थ केयर कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग में लॉकहीड मार्टिन, मर्सिडीज बेंज। रिटेल में जॉनसन एंड जॉनसन। एनर्जी एंड यूटिलिटी में यूनाइटेड स्टेट्स की डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ये कुछ उनके चुने हुए टॉप क्लाइंट्स है इनके। अब जानते हैं कि इन्फोसिस के क्या बिजनेस सेगमेंट्स है। इनके मुख्य तो इन्होंने बिजनेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। एक को वो डिजिटल सर्विसेज कहते हैं और एक कोर सर्विसेज कहते हैं। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे इनका डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस बढ़ रहा है और कोर सर्विसेज घट रहा है। तो कंपनी का फोकस डिजिटल सर्विसेज पे रहेगा। क्या है डिजिटल सर्विसेज और कोर सर्विसेज, जानते हैं। कोर सर्विसेज में इनके जो ये काम करते हैं वो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, सपोर्ट एंड इंटीग्रेशन सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। 2019 में इनकम टैक्स ने इन्फोसिस को प्रोजेक्ट दिया नए आईटी फाइलिंग पोर्टल के लिए। तो पूरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उसका मेंटेनेंस, उसका सपोर्ट, लगने वाले बड़े सीपीयू, सर्वर्स, नेटवर्किंग, जो भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई सॉफ्टवेयर है, इसका पूरा ख्याल इन्फोसिस करेगी। तो ये इनके कोर सर्विसेज में आता है। डिजिटल सर्विसेज ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कंपनी का फोकस इस सेक्टर में है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल सर्विसेज में कंपनी क्या करती है। इन्होंने उसको 5 भागों में डिवाइड किया है: एक्सपीरियंस, अश्योर, एक्सेलरेट, इनोवेट और इनसाइट। एक्सपीरियंस यानी कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाना, उसको आसान बनाना, अच्छा दिखाना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आईआरसीटीसी। आपको पता है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पहले कैसे थी और आज उन्होंने कैसे उसको बेहतर बनाया है। दूसरा पार्ट आता है अश्योर, सिक्योरिटी। कंपनी की आईटी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई हैकिंग होती है या कोई बग आता है तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेट, नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना, कंपनीज को हेल्प करना, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उन पे माइग्रेट करने के लिए। जैसे क्लाउड माइग्रेशन, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन की जो AWS है वो क्लाउड बिजनेस में काम करती है। तो आज काफ़ी सारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे जा रहे हैं, तो उसमें मदद करने का इन्फोसिस का बहुत बड़ा हाथ है। इनोवेट, जो फिजिकल है उसे डिजिटल पे लाना। आज काफ़ी सारे चाय वाले, सब्जी वाले पेटीएम यूज़ करते हैं। पहले सब कैश से होता था, आज हम डिजिटल पेमेंट्स करते हैं। तो वैसे ही बिजनेसेस को इनोवेट करना, उनको डिजिटल पे लाना। इनसाइट, अगर आप देखेंगे तो आज हम बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ करते हैं, तो इतने सारे डेटा से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना ताकि कोई डिसीजन ले सके। जैसे कंपनीज के CEO, मैनेजर्स को डिसीजन लेना पड़ता है तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये डेटा एनालिटिक्स का पार्ट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। चलिए देखते कंपनी की क्या सब्सिडियरीज है। एजवर्ब, स्कावा, पनाया, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है जो इनके डिजिटल सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस में मदद करती है।
इन्फोसिस पब्लिक सर्विसेज, इन्फोसिस कंसल्टिंग और इन्फोसिस बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ये कंपनी की कोर सर्विसेज या जो चले आ रहा है उसको स्ट्रेंथन करती है। ये पहले से चली आती हुई सब्सिडरीज है। चलिए देखते हैं कि 2019-20 में कंपनी ने क्या बिजनेस किया। एक्सपीरियंस, कंपनी ने 12 नए कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर्स खोले हैं अराउंड द वर्ल्ड। कंपनी ने इनसाइट में कंपनी ने अपना एआई प्रोडक्ट इन्फोसिस निया यूज करके अपने सॉल्यूशंस को बेहतर बनाया। कंपनी ने 2 स्टार्टअप्स फ्लूडो और सिंपलेस को अक्वायर किया, अपने क्लाइंट्स को क्लाउड माइग्रेशन में मदद की और कंपनी की एआई ऑटोमेशन की डिमांड बढ़ी। ये सब उन्होंने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के थर्ड पार्टी क्लाइंट्स के साथ मिलकर किया। अश्योर, कंपनी ने अपना साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म साइबर गेज को लॉन्च किया और कंपनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की सर्विसेज बढ़ाती रही। इनोवेट, कंपनी ने स्टेटा एनवी नाम की कंपनी को अक्वायर किया और अपने जो प्रोडक्ट्स है फिनाकिल, मैकामिस, कावा बनाया, इनको बेहतर बनाया। लाइव एंटरप्राइज कंपनी का इस साल का थीम था और कंपनी ने LEAP लाइव एंटरप्राइज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करके लॉन्च किया। कंपनी के पहले 1000 से ज़्यादा टूल्स थे, तो उन्होंने एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लाया है ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। कंपनी ने तकरीबन 7000 एम्प्लॉयज़ को हायर किया, जिसमें 2000 फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। क्या है कंपनी की 2021 की स्ट्रैटेजी और कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट हुआ? इन्फोसिस अपना फोकस 2020 जैसे डिजिटल सर्विस पे ही रखेगी और उसी को मजबूत करेगी। मेन फोकस एरियाज रहेंगे प्रोसेस को डिजिटाइज करना, क्लाइंट्स को क्लाउड पे माइग्रेट करवाना और साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाना। कोविड-19 ने काफ़ी डिस्टर्ब किया डिमांड सप्लाई को और ऐसा लगा था कि कंपनीज अपना आईटी पे खर्चा कम करेगी, पर हुआ उल्टा। कोविड-19 के वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरनेट ऑनलाइन पे आने लगे और कंपनीज ने अपना आईटी सिक्योरिटी बढ़ाया, आईटी स्पेंडिंग बढ़ाया, जिसे 2021 के पहले क्वार्टर में डिजिटल सर्विसेज ने 45% कंट्रीब्यूट किया। तो आप देख सकते हैं कि 2019 में 30% कंट्रीब्यूट किया था, फिर 2020 में अराउंड 40% कंट्रीब्यूट किया था और वो बढ़ के अभी 45% हो चुका है। चलिए देखते हैं कि कौन चला रहा है इस कंपनी को और कौन है इसके शेयर होल्डर्स। नंदन नीलेकनी इन्फोसिस के चेयरमैन है और वो उन 7 फाउंडर्स में से एक है। इन्होंने अपनी बैचलर्स आईआईटी बॉम्बे से की है। इनके पास कंपनी के तकरीबन 1% शेयर है, जिसकी मार्केट वैल्यू आज के तारीख में 4,000 करोड़ है। सलील पारिक इन्फोसिस के सीईओ और एमडी है। ये भी आईआईटी बॉम्बे के अलुमनाई है। ये 2018 में सीईओ बने इन्फोसिस के और उससे पहले ये कैपजेमिनी के डायरेक्टर थे, जहां उन्होंने 25 साल काम किया। इनकी 2020 की सैलरी 34 करोड़ है। प्रवीण राव ने इन्फोसिस 1987 में ज्वाइन किया था और वो 33 साल के एक्सपीरियंस के साथ कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। इनकी सैलरी 10.5 करोड़ है। निरंजन रॉय इन्फोसिस के सीएफओ बने, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने 2019 में। इससे पहले वो भारती एयरटेल के सीएफओ थे, जहां उन्होंने 13 साल काम किया। इनकी सैलरी 6 करोड़ है। रवि एस और मोहित जोशी कंपनी के प्रेसिडेंट है। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के डेली ऑपरेशंस के लिए। रवि एस को इन्फोसिस में 18 साल का एक्सपीरियंस है और मोहित जोशी को 20 साल का। रवि एस की सैलरी 17.5 करोड़ है और मोहित जोशी की सैलरी 15 करोड़ है। तो तकरीबन अगर की मैनेजमेंट पर्सनल्स जो बड़े बड़े हायर मैनेजमेंट की सैलरी देखेंगे तो वो तकरीबन
126 करोड़ बनती है, जो प्रॉफिट के कंपैरिजन में काफ़ी ठीक है। तो क्या ये सैलरीज बहुत ज़्यादा है कंपनी के हिसाब से? जी नहीं। कौन है इसके कंपनी के शेयर होल्डर्स? जैसे कि आपने देखा, ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, ना कि फैमिली ओन्ड बिजनेस, इसलिए प्रमोटर होल्डिंग कम है, जो कि 13% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कंपनी में तकरीबन 26% की शेयर होल्डिंग रखते हैं। इसमें LIC सबसे बड़ी शेयर होल्डर है 6% के साथ। पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर्स का शेयर इसमें 14% है। अब देखते हैं थोड़ा मैथ्स और कंपनी के फाइनेंशियल्स। पिछले 10 साल में कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। माफ करना दोस्तों, ये सारा जो पैसा है, ये जो सारा रिजर्व्स है, ये कंपनी के शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है। पिछले 5 सालों में रिजर्व्स अगर आप देखेंगे ग्राफ से तो थोड़े फ्लैट रहे। ऐसा क्यों? कुछ कंपनी में गड़बड़ है क्या, वो देखेंगे। क्या रही कंपनी की बोरोइंग्स? कंपनी की बोरोइंग्स हमेशा से जीरो रही है, इसलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा जीरो रहा है। ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि कंपनी जो पैसा है उसी पे ग्रो कर रही है, जो पैसा कमा रही है उसी पे ग्रो कर रही है। ये बहुत अच्छा साइन है। तो 2020 में हमको बोरोइंग दिख रही है, तो ये क्या है? ये बेसिकली नया स्टैंडर्ड आया है IND AS 116, जिसके कारण आपको बोरोइंग्स में आपको लीज किया हुआ अकाउंटिंग देना पड़ता है, जिसके वजह से ये आपको बोरोइंग्स दिखती है, वरना कंपनी की बोरोइंग्स जीरो है। चलिए देखते कि कैसा रहा प्रॉफिट लॉस। तो कंपनी का 10 साल का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो रेवेन्यू 14.85 से कंपाउंड कर रहा है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एट द सेम टाइम्स एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा तेज़ी से कंपाउंड कर रहा है, जो चिंताजनक हो सकता है। कंपनी ने 10 साल में 10% का प्रॉफिट दिया है, 10% प्रॉफिट से कंपाउंड किया, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप पिछले साल की बात करें तो थोड़े नंबर्स गिरे हैं, पर फिर भी अच्छे रहे, अच्छे रेट से कंपाउंड कर रहे हैं। हालांकि पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा फ्लैट रहा। अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें तो तकरीबन 75%, जो रेवेन्यू का 75% है वो एक्सपेंसेस में चले जाता है, और जो प्रॉफिट है वो अराउंड 18% है। मतलब अगर आप 100 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं तो 18 रुपए आपकी जेब में आ रहे हैं। क्या है कंपनी के मुख्य खर्चे? एम्प्लॉय की सैलरी कंपनी का मुख्य खर्चा है। अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर और ट्रैवल एक्सपेंसेस को जोड़े तो अराउंड 84% खर्चा डायरेक्टली ह्यूमन से रिलेटेड है। इसलिए कंपनी को टैलेंट रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। बाकी खर्चे सॉफ्टवेयर, कंसल्टेंसी चार्जेस, डिप्रिशिएशन, ये सब है। कैसे कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? कंपनी का एवरेज 5 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 23% है, और कंपनी का एवरेज 5 ईयर्स का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 32% है। मतलब शेयर होल्डर्स ने अगर 100 रुपये डाले हैं तो कंपनी उस पर 23 रुपये कमा रही है, और अगर कंपनी ने 100 रुपये का बिजनेस पे लगाया है तो कंपनी उस पर 32 रुपीज़ कमा रही है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है और ये अच्छे मैट्रिक्स है। चलो कैश फ्लो पे आते हैं कि कैसे पैसा आ रहा है और जा रहा है। पिछले 10 साल में कंपनी ने कैश फ्लो ग्रो कर रही है, जो अच्छी साइन है। मेन बिजनेस से पैसे बढ़ते जा रहा है
और अंदर आते जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से ग्राफ में देखेंगे तो पिछले 5 सालों में काफ़ी आउटफ्लो हुआ है। तो ये क्या है, क्या ये चिंताजनक है? और हमने पहले देखा था कि पिछले 5 सालों से जो हमारे रिजर्व्स थे वो भी फ्लैट हुए। और अगर आप 2017 में देखोगे तो इन्वेस्टिंग काफ़ी बड़ी इन्वेस्टिंग हुई है। क्या हुआ 2017 में, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको पता है कि इन्फोसिस ने 2017 में इतनी बड़ी अमाउंट, जो कि अराउंड 10,000 करोड़ से ज़्यादा है, वो कहाँ इन्वेस्ट किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट किए या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट किया, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते, फिर क्या हुआ कि ये पिछले 5 सालों में इतने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इतने आउटफ्लोज हुए, कंपनी पैसे दे रही है। तो हमें पता है कि कंपनी के पास कोई डेप्ट नहीं है। अगर कंपनी के पास डेप्ट नहीं है तो कंपनी क्या कर रही है? तो कंपनी को लगता है कि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, और वो पैसा उनके पास रखने से अच्छा शेयर होल्डर्स को देना सही है। तो इसलिए कंपनी पिछले 4 सालों से डिविडेंड्स में ये सारा पैसा दे रही है। जो भी प्रॉफिट कमा रही है वो शेयर होल्डर्स को ही जा रहा है डिविडेंड्स के फॉर्म में। और कंपनी ने कुछ कुछ शेयर बाईबैक्स भी किए, तो अल्टीमेटली ये चीज़ शेयर होल्डर्स को मिल रही है। अगर हम नेट कैश फ्लो की बात करें तो पिछले 4 सालों से नेट कैश फ्लो नेगेटिव है। तो क्या ये बुरी चीज़ है? जी बिल्कुल नहीं। जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि कंपनी के को लग रहा है कि कंपनी के पास एक्सेस कैश है और वो रखने से अच्छा है कि शेयर होल्डर्स को बांट दें। तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है, कंपनी के पास डेप्ट नहीं है और शेयर होल्डर्स को पैसा मिल रहा है। पर इससे हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी के नियर टर्म में कोई बड़े एम्बिशियस गोल्स नहीं है, और अगर स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है तो खरीदने से पहले हमको सतर्क रहना है, पेशेंस रखना है, मार्केट को करेक्ट होने देना है। क्यों है इन्फोसिस का स्टॉक फेमस? क्यों क्यों काफ़ी मीडिया में ये चर्चा में रहा है स्टॉक, जानते हैं। मान लीजिए 1993 में जब आप आईपीओ निकला था इन्फोसिस का और आपने 95 रुपीज़ से 16 शेयर्स खरीदे, जिसकी तकरीबन आपने 1500 रुपये इन्वेस्ट किए इन्फोसिस में। 16 शेयर्स 1993 में 1993 के, वो 16 शेयर्स आज के 2020 की तारीख में 16,384 शेयर्स है। वो 16 शेयर्स इतने ज़्यादा बड़े शेयर्स हो चुके हैं। और आज इन्फोसिस का अगर एवरेज शेयर प्राइस 900 लेते हैं तो उन 16 शेयर्स की कीमत आज की तारीख में है 1.51 करोड़। जी हाँ, 1.5 करोड़। जिसका मतलब है पिछले 27 सालों में अगर आप कंपाउंड करें तो ये 40% से कंपाउंड हुआ है, जो कि एक काफ़ी एक्सेप्शनल केस है। ऐसे कंपनीज ढूंढना बहुत मुश्किल होता है 1993 के टाइम में, और ये इसने इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाया है। इसलिए ये स्टॉक हमेशा चर्चे में रहा है। कंपटीशन एनालिसिस देखते हैं कि कैसे बाकी सारे जो सर्विस आईटी सर्विसेज कंपनीज है वो कहाँ स्टैंड करते हैं। सबसे नंबर 1 पोजीशन पे स्टैंड करता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका मार्केट कैप 8.5 करोड़ है और ये 27 के पी रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। इन्फोसिस सेकंड रैंक पे स्टैंड करता है, 4.1 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है और 24 पी रेशियो है। एचसीएल, विप्रो और टेक महिंद्रा, अगर आप इनका पी रेशियो देखेंगे तो ये 16 के करीब है। तो हम कह सकते हैं कि आईटी सर्विसेज सेक्टर 16 के करीब पी रेशियो रखता है, और इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक प्रीमियम वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं अभी से। यही था हमारा इन्फोसिस का एनालिसिस। तो आपको डिसाइड करना है कि इन्फोसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए सही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए इन्फोसिस से तो माफ़ कीजिए दोस्तों, हमने अगर अभी देखा तो ये कंपनी यहाँ से आगे
इतने हाई रेट पे कंपाउंड करना बहुत ही मुश्किल है। पर अगर आप जैसे बाकी म्यूचुअल फंड्स या LIC अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव रखते हो और 10% 12% में खुश हो, या बैंक के FD से ज़्यादा अगर मिल रहा है आप उससे खुश हो, तो डेफिनेटली ये कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए काफ़ी सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको अगर कोई दूसरे स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।